नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीणा है और मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट दौसा में भूगोल विषय पढ़ाता हूँ, सहायक आचार्य के तौर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत का भूगोल बीए पाठ तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप का भूवैज्ञानिक विकास काफ़ी प्राचीन रहा है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर क्वाटरनरी युग तक की शैलें मिलती हैं। भूवैज्ञानिकों ने भारतीय भूमि को भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से 3 बड़े भागों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत पहला है प्रायद्वीपीय पठार, जो गोंडवाना लैंड, यही हम कहेंगे गोंडवाना का ही भाग है। दूसरा है हिमालय पर्वत, जिसका निर्माण टर्शरी काल में हुआ था। उसके पश्चात तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत एवं हिमालय पर्वतमाला के मध्य जो स्थान था वहाँ पर नवीन जलोढ़ पदार्थों के जमाव से हुआ था। इनको चलिए हम भारतीय मानचित्र की सहायता से देखते हैं। तो जो पहला हमारा वो क्या था, हमारा ये वाला क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का ही क्या है, भाग है। उसके पश्चात जो दूसरा हमारा था वो था हमारा हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ था। उसके पश्चात हमारा तीसरा भाग है वो है सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत एवं हिमालय पर्वत श्रृंखला के मध्य जलोढ़ पदार्थों के जमाव से हुआ है। जलोढ़ पदार्थ का यहाँ पर मतलब है कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ एवं हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ जो जलोढ़ पदार्थ लेकर आती थी बहाकर, वो इस क्षेत्र में जमा हुए, जिसके कारण सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भारत के जो 3 बड़े भाग हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत एवं हिमालय पर्वत श्रृंखला, इन तीनों का ही निर्माण अलग अलग समय पर हुआ है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के विकास को हम निम्नलिखित युगों में विभाजित करके देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना को हम निम्नलिखित युगों में विभाजित करके देख सकते हैं, जिसमें से पहला है प्राकैम्ब्रियन युग की शैलें, दूसरा है पुराण समूह की शैलें, तीसरा है द्रविड़ियन युग की शैलें, तीसरा और आखिरी है आर्यन युग की शैलें, जिनको उपविभागों में विभाजित करके यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राकैम्ब्रियन युग की शैलों से। प्राकैम्ब्रियन युग की शैलें, या ये कहें कि इस क्रम की शैलें भारत के प्रायद्वीपीय भागों में प्रमुख रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं, जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 भाग पर वितरित हैं। ये शैलें रवेदार एवं कायांतरित रूप में मिलती हैं, जिसके कारण इन शैलों में जीवाश्म पदार्थों का अभाव होता है। आर्कियन समूह की निम्नलिखित क्रम प्रमुख रूप से हैं, जिसके अंतर्गत पहला है बंगाल नीस, दूसरा है बुंदेलखंड नीस, तीसरा है नीलगिरी नीस। तो जिसमें से बंगाल नीस यह पश्चिमी बंगाल, बिहार
उड़ीसा व कर्नाटक में विस्तृत है। उसके पश्चात बुंदेलखंड नीश है, इसका विस्तार बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड का विस्तार उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा तीसरा है नीलगिरी नीश, इसका विस्तार नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ है हमारी दक्षिण भारत में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर। पालनी पहाड़ियाँ इधर केवल तमिलनाडु में है, और शेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो नीलगिरी नीश दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। इसके अंतर्गत पालनी पहाड़ियाँ एवं शेवराय की पहाड़ियाँ हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की शैलें। तो धारवाड़ ये शैलें अनाच्छादकारी प्रक्रियाओं के अपरदित पदार्थों के जमाव से बनती हैं, या ये कहें कि ये शैलों का निर्माण जो चट्टानें होती हैं उनके अनाच्छादन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है अपक्षय एवं अपर्दन। जब किसी चट्टान का अपक्षय के अंतर्गत चट्टानें अपने स्थान पर ही टूट फूट जाती हैं, और अपर्दन के अंतर्गत चट्टानें हवा, पानी, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती हैं। ठीक है, इन चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़, बालाघाट, हजारीबाग, विशाखापट्टनम, दिल्ली व गुजरात की चंपानेरी श्रेणियों में पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानों में लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, जस्ता व सोना मिलता है। धारवाड़ क्रम की शैलें प्रायद्वीप भारत के बाहर भी प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, जिनमें से लद्दाख, जास्कर, शिलोंग की पहाड़ियाँ, मेघालय के अंतर्गत भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा देश के बहुमूल्य खनिज पदार्थ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सोना, तांबा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, अभ्रक, गार्नेट, संगमरमर, इसी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कौन से प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं सभी खनिज पदार्थ? धारवाड़ समूह की चट्टानों में। उसके बाद हम पुराण समूह की शैलों का अध्ययन करेंगे। पुराण समूह शैल के अंतर्गत दो विभाजन हैं, जिसमें से पहला है कोडप्पा क्रम की शैलें, दूसरा है विंध्यन क्रम की शैलें। तो कोडप्पा क्रम की शैलें, इस प्रकार की शैलों का विस्तार आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। कोडप्पा जिला यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस प्रकार की शैलों का विस्तार या नामकरण आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। कोडप्पा जिले में ये शैलें अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह शैलें धारवाड़ क्रम की शैलों के ही जलीय अपर्दन के कारण इनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा इस प्रकार की शैलें कृष्णा नदी के घाटी क्षेत्र, नल्ला मल्ला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, दिल्ली श्रेणी, राजस्थान, कालागंडी, कर्नाटक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के ही कुर्नूल जिलों में भी इस प्रकार की शैलों का विस्तार है। इस प्रकार की शैलों में तांबा, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज इत्यादि प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विंध्यन क्रम की शैलों के बारे में। इन शैलों का निर्माण कोडप्पा क्रम की शैलों के बाद हुआ है। इनका अधिकांश जमाव विंध्याचल क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्याचल क्रम के नाम से जाना जाता है। ये शैलें 4000 मीटर तक की मोटाई में मिलती हैं। विंध्यन क्रम की शैलें कुर्नूल श्रेणी, कुर्नूल कहाँ पर? कुर्नूल एवं कोडप्पा आंध्र प्रदेश। कुर्नूल क्रम की चट्टानें या ये कहीं शैल एवं राजस्थान तथा मालवा बुंदेलखंड में भी, मालवा मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी विंध्यन क्रम की शैलें पाई जाती हैं। इस प्रकार की शैलों में क्वार्टज व चूने के मोटे जवाब मिलते हैं, जबकि ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों में या शैलों में बलुआ पत्थर, शैल, कांग्लोमरेट के जमा मिलते हैं, जिनका विस्तार मध्य प्रदेश के भांडेर, रीवा
वह कैमू श्रेणियों में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कटनी इलाहाबाद क्षेत्र में तथा राजस्थान की अरावली पीर पंजाल धौलाधर श्रेणियों में भी इस प्रकार की शैलों के जमाव पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की शैलों में प्रमुख रूप से चूना पत्थर, बलुआ, चीनी मिट्टी आदि मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द्रविडियन युग की शैलें। द्रविडियन युग की शैलों का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में पाया जाता है, जिसका विस्तार उत्तर में कैम्ब्रियन से लेकर मध्य में कार्बोनिफेरस काल तक मानी गई हैं। ये कहें कि भारतीय प्रायद्वीप के बाहरी भागों में स्थित द्रविडियन समूह की शैलों की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक मानी गई हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्यन युग की शैलों के बारे में। आर्यन युग की शैलों के अंतर्गत गोंडवाना क्रम की शैलें एवं दक्कन ट्रैप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोंडवाना क्रम की शैलें। गोंडवाना क्रम की शैलों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में, ये कहीं कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग के दौरान हुआ था तथा इनके निर्माण के बाद प्रायद्वीपीय भारत में लंबे समय तक कोई भी विवर्तनिक घटना नहीं हुई थी। विवर्तनिक घटना का मतलब है कोई भी भूकंप, ज्वालामुखी इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटित नहीं हुई थी। इनके निर्माण के बाद प्रायद्वीपीय भाग लंबे समय से शांत रूप में रहा। इन शैलों में मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के जीवावशेष मिलते हैं। गोंडवाना शैलें प्रायद्वीप भारत में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, कच्छ, काठियावाड़ प्रायद्वीप, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा आदि में पाई जाती हैं। गोंडवाना शैलों में देश का 98% कोयला मिलता है, जिसमें उड़ीसा का तलचर क्रम उल्लेखनीय है। उसके बाद हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप कहाँ से विस्तार कितना है, यहाँ से ये वाला क्षेत्र क्या है, दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में, या ये कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी के दरारी उद्वेलन से हुआ था, जहाँ पर लावा निक्षेप की परतें 35 मीटर तक, ये कहें 35 मीटर की गहराई तक मिलती हैं। संपूर्ण दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट एवं डोलोराइट लावा मिलता है, जिसके अनाच्छादन से काली मिट्टी बनी है। इसे रेंगुर या काली कपासी मृदा भी हम कहते हैं। लेटराइट मृदा भी इसी जमाव से बनी है, जिसमें लोहा, एल्युमिनियम तथा मैग्नीज जैसे तत्व मिलते हैं। दक्कन ट्रैप का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 5 लाख, ठीक है। दक्कन ट्रैप का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इस दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारतीय भूवैज्ञानिक संरचना के विकास को निम्नलिखित युगों में विभाजित करके देखा, जिसमें से भारत को या भारतीय में पाई जाने वाली शैलों को प्रमुख रूप से 4 युगों में विभाजित करके देखा जाता है। पूर्व कैम्ब्रियन युग की शैलें, जिसके अंतर्गत आर्कियन समूह की शैलें एवं धारवाड़ क्रम की शैलें आती हैं। आर्कियन समूह की शैलों के अंतर्गत बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस एवं नीलगिरी नीस का शामिल किया जाता है। उसके पश्चात प्राण समूह की शैलें थी, जिसके अंतर्गत कुड़प्पा क्रम की शैलें एवं विंध्यन क्रम की शैलें हैं। उसके तीसरा है हमारा द्रविडियन युग की शैलें। द्रविडियन युग की शैलों का विस्तार भारत के दक्षिणी भाग में है, ये कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत में। उसके बाद जो आखिरी हमारा युग था, ये आखिरी युग की जो शैलें थी, उसके अंतर्गत आर्यन युग की शैलें हैं, जिसके अंतर्गत गोंडवाना क्रम की शैलें एवं दक्कन
ट्रैप को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भारतीय भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।